आज के इस एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर गहराई से बात करने वाले हैं जो हर डेवलपर और सिस्टम आर्किटेक्ट के लिए जानना बेहद जरूरी है। क्या ये पता था कि एक सही डेटाबेस सिस्टम एक ही सेकंड में लाखों रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है? जी हां, लाखों। आज की इस चर्चा में हम समझेंगे कि कैसे मॉडर्न एप्लीकेशन आर्किटेक्चर समय के साथ बहुत ज़्यादा भारी और कॉम्प्लेक्स हो गया है और कैसे इसे एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से फिर से आसान बनाया जा सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कुछ टूल्स सिर्फ एक ही काम के लिए बने हैं, लेकिन आज वो सोच पूरी तरह से बदलने वाली है। हम अक्सर देखते हैं कि सिस्टम आर्किटेक्ट्स एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाते हैं, जिसे ब्लोटेड आर्किटेक्चर डिलेमा कहा जा सकता है। होता क्या है कि आज के समय में एक कॉम्प्लेक्स ऐप चलाने के लिए ढेरों अलग-अलग डेटा सर्विसेज को मैनेज करना पड़ता है। मेन डेटा के लिए MySQL है, सर्च के लिए इलास्टिक सर्च लगा दिया, कनेक्शंस के लिए ग्राफ डेटाबेस है और फिर इन सब की स्पीड बढ़ाने के लिए मेमकैश जैसी कैशिंग लेयर। अब जरा सोचिए, इस भारी भरकम सेटअप को मेंटेन करने में कितनी मेहनत लगती होगी। और सबसे बड़ी दिक्कत, इन अलग-अलग सिस्टम्स के बीच जब डेटा ट्रांसफर होता है तो लेटेंसी यानी डिले काफी बढ़ जाता है। और सच कहें तो स्क्रीन पर वो गोल गोल घूमता हुआ लोडिंग व्हील किसी को पसंद नहीं आता। तो यहीं पर एंट्री होती है रेडिस की, जिसका पूरा नाम है रिमोट डिक्शनरी सर्वर। अब सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि रेडिस सिर्फ एक कैशिंग लेयर नहीं है, यह एक ओपन सोर्स इन मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर स्टोर है। इसका सीधा सा मतलब है कि यह डेटा को हार्ड ड्राइव की बजाय सीधे सिस्टम की रैम में रखता है, जिससे इसकी स्पीड अनबिलीवेबल हो जाती है। लेकिन असली मैजिक यह है कि यह एक मल्टी मॉडल प्राइमरी डेटाबेस की तरह भी बेहतरीन तरीके से काम कर सकता है। तो इस एक्सप्लेनर में हमारा रोडमैप बिल्कुल साफ है। हम डेटाबेस की इस कॉम्प्लेक्सिटी से शुरुआत करेंगे, उसके बाद इसके कोर डेटा स्ट्रक्चर्स, पब्लिश और सब्सक्राइब मॉडल, डेटा को सेफ रखने के तरीके, ग्लोबल स्केलिंग और आखिरी में क्यूबरनेट्स के साथ इसके ऑटोमेशन को समझेंगे। चलिए सीधा अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एक अकेला प्लेटफॉर्म हमारे इस पूरे बिखरे हुए टेक स्टैक को सुलझा सकता है। यहाँ सबसे दिलचस्प चीज है रेडिस के मॉड्यूल्स। डेवलपर्स एक सिंगल रेडिस कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि अपने आप में एक सुपर फास्ट की वैल्यू स्टोर है, और फिर जरूरत के हिसाब से उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स जोड़ सकते हैं। एडवांस सर्च चाहिए, रेडिस सर्च इस्तेमाल कर लीजिए। ग्राफ डेटा चाहिए, रेडिस ग्राफ मौजूद है। इसका सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का जो झंझट था वो पूरी तरह खत्म। और चूंकि सारा काम एक ही जगह हो रहा है, तो सिस्टम्स के बीच डेटा के आने जाने का रास्ता कम हो जाता है, जिससे लेटेंसी में भारी गिरावट आती है। अब थोड़ा टेक्निकल होते हैं और सेक्शन 2 में देखते हैं कि ये इन मेमोरी इंजन असल में अंदर से डेटा को कैसे स्टोर करता है। रेडिस सिर्फ एक ही तरह के साँचे में डेटा को फिट नहीं करता, इसकी वर्सेटिलिटी कमाल की है। इसमें स्ट्रिंग्स हैं जो 512 मेगाबाइट तक का डेटा ले सकते हैं, जेसॉन या काउंटर्स के लिए एकदम परफेक्ट। फिर हैशेस हैं जो स्टूडेंट प्रोफाइल जैसे डेटा को फील्ड और वैल्यू में रखते हैं। इसके अलावा लिस्ट्स हैं जिन्हें हम वर्टिकल ट्यूब्स की तरह समझ सकते हैं, जहां एक तरफ से डेटा डाला और दूसरी तरफ से निकाला जा सकता है। और हाँ, सेट्स और सॉर्टेड सेट्स भी हैं जो गेमिंग लीडरबोर्ड्स और यूनिक कलेक्शंस बनाने के लिए बहुत काम आते हैं। कुल मिलाकर ये प्रोग्रामिंग की बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को बड़ी आसानी से सॉल्व करते हैं। तीसरे सेक्शन में बात करते हैं पब्लिश और सब्सक्राइब की, जो कि एप्लीकेशंस के बीच रियल टाइम बातचीत का सिस्टम है। पब्लिश और सब्सक्राइब, या जिसे हम पब सब कहते हैं, बहुत ही पावरफुल है। ये बिल्कुल एक रेडियो स्टेशन को ट्यून करने जैसा है। एक पब्लिशर किसी खास चैनल या रेडियो फ्रीक्वेंसी पर अपना मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है, और जो भी माइक्रो सर्विसेज उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड है यानी सब्सक्राइब की हुई हैं, वो तुरंत उस मैसेज को सुन लेती हैं। इसमें पबसब नाम का एक बहुत ही शानदार फीचर है। ये डायनामिक पैटर्न मैचिंग करता है। मतलब अगर चैनल का नाम किसी खास पैटर्न से मैच कर गया, तो सिस्टम्स बिना किसी रुकावट के अपने आप इवेंट्स ट्रिगर कर सकते हैं। सेक्शन 4। अब यहाँ एक बहुत ही वाजिब सवाल आता है। अगर ये सब कुछ रैम में चल रहा है, जो कि वोलेटाइल होती है, तो सर्वर के क्रैश होने पर डेटा को खोने से कैसे बचाया जाए? इसके लिए क्या सेफ्टी मैकेनिज्म्स हैं? चलिए इन दो तरीकों को आमने सामने रखकर देखते हैं। पहला है RDV स्नैपशॉटिंग। ये एक खास टाइम पर आपके पूरे डेटाबेस की एक कॉम्पैक्ट फोटो क्लिक कर लेता है। इसका फायदा ये है कि सर्वर रीस्टार्ट होने पर रिकवरी बहुत तेज होती है, लेकिन हाँ, 2 स्नैपशॉट्स के बीच का थोड़ा डेटा मिस हो सकता है। दूसरी तरफ है AOF यानी अपेंड ओनली फाइल। ये आपके डेटाबेस पर होने वाली हर एक सिंगल कमांड को लगातार एक लॉग फाइल में लिखता रहता है।
ये बेहद सेफ और ड्यूरेबल है, लेकिन इसकी फाइल का साइज बड़ा होता है और रीस्टार्ट टाइम थोड़ा धीमा हो सकता है। अच्छी बात यह है कि ज़रूरत के हिसाब से हम इनमें से कोई भी या दोनों एक साथ यूज़ कर सकते हैं। डेटा को हर हाल में सुरक्षित रखने के लिए आज के क्लाउड आर्किटेक्चर का एक गोल्डन रूल है: कंप्यूट और स्टोरेज को हमेशा अलग रखो। उदाहरण के लिए AWS में जिस EC2 इंस्टेंस पर आपकी ऐप चल रही है, उसे उस EBS स्टोरेज से बिल्कुल अलग रखा जाना चाहिए जहां आपकी स्नैपशॉट या लॉग फाइलें सेव होती हैं। इससे अगर आपका कंप्यूट सर्वर फेल भी हो गया तो भी आपका डेटा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। हम सब जानते हैं कि रैम काफ़ी महंगी होती है, राइट? और बड़े डिप्लॉयमेंट्स में इसका खर्च बहुत तेज़ी से बढ़ता है। यहीं पर Redis ऑन फ्लैश एक असली गेम चेंजर साबित होता है। ये इतना स्मार्ट है कि जो डेटा बार बार इस्तेमाल हो रहा है उसे तो रैम में रखता है, लेकिन जो डेटा कम यूज़ होता है उसे सस्ती SSDs में धकेल देता है। इससे आपकी परफॉर्मेंस भी बनी रहती है और इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 की ओर। जैसे जैसे ऐप ग्रो करेगी, उसे ग्लोबल लेवल पर स्केल भी तो करना होगा। जब एप्लीकेशंस बड़ी होती हैं तो एक अकेले मशीन पर जगह खत्म होना तय है। इसका प्रोग्रेशन कुछ ऐसे होता है। शुरुआत होती है एक सिंगल मास्टर से, जो सारे रीड और राइट ऑपरेशंस अकेले संभालता है। फिर आता है मास्टर विद रेप्लिकाज, जहां मास्टर का डेटा दूसरे नोड्स पर कॉपी होता है। इससे लोड बंट जाता है और सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होता है। और फाइनली जब डेटा इतना बड़ा हो जाए कि एक सर्वर पर आए ही ना, तब हम शार्डेड क्लस्टर का यूज़ करते हैं। ये पूरे डेटा सेट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, जिससे सिस्टम की कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाती है। दुनिया भर के यूजर्स को सुपर फास्ट स्पीड देने के लिए ग्लोबल रेप्लिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इमेजिन कीजिए कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आपके डेटाबेस के कई एक्टिव क्लस्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं। हर डेटा सेंटर रीड और राइट दोनों कर सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि यूजर चाहे लंदन में हो या दिल्ली में, डेटा उसे पलक झपकते ही मिलेगा। और सबसे कमाल की बात, अगर कोई एक पूरा रीजन तकनीकी खराबी से डाउन भी हो जाए तो भी आपका सिस्टम जीरो डाउन टाइम के साथ चलता रहेगा, कोई रुकावट नहीं। अब एक चैलेंज आता है। अगर अलग अलग लोकेशन से लोग एक ही समय पर एक ही डेटा को अपडेट करें तो क्या होगा? इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए CRDTs का इस्तेमाल होता है। ये बहुत ही एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो एक साथ होने वाले ग्लोबल बदलावों को अपने आप बिना किसी डेटा लॉस के बड़े ही स्मार्ट तरीके से मर्ज कर देते हैं। सारा सिस्टम एकदम सिंक में रहता है। और अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन यानी कुबरनेटिस पर, जो इस पूरे डिप्लॉयमेंट को ऑटोमेट करने का काम करता है। सच कहूं तो इतने सारे शार्डेड क्लस्टर्स और रेप्लिकास को मैनुअली मैनेज करना किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इसीलिए कुबरनेटिस ऑपरेटर का यूज किया जाता है। ये ऑपरेटर आपके सारे मैनुअल काम को ऑटोमेटेड लॉजिक से रिप्लेस कर देता है। पॉड्स को डिप्लॉय करना, डायनामिक स्केलिंग करना, बैकअप लेना और यहाँ तक कि डिजास्टर रिकवरी, ये सब कुछ अपने आप होता है। इससे आपकी डेवलपमेंट टीम को इंफ्रास्ट्रक्चर की टेंशन नहीं लेनी पड़ती और वो अपना पूरा फोकस सिर्फ बढ़िया कोड लिखने पे लगा सकते हैं। जो आखिर में हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। ज़रा सोचिए, क्या आपका मौजूदा टेक स्टैक ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो गया है? और क्या भविष्य के आर्किटेक्चर को एक इन मेमोरी मल्टी मॉडल डेटाबेस के जरिए और ज़्यादा स्मार्ट और फास्ट बनाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर टेक टीम को ज़रूर विचार करना चाहिए। इस एक्सप्लेनर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको डेटाबेस आर्किटेक्चर को देखने का एक बिल्कुल नया और रिफ्रेशिंग नज़रिया मिला होगा।